क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? दो हजार तेईस की डेफिनेशन कितनी आ रही है? 57,500। अब कितनी आ रही है? 107,500। 2023 की डेप्रिसिएशन 57,500। चलें देखते हैं। पूरा नहीं करना, सिर्फ 2 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करना। चलो कर लो। वन 123 को आपने ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल किया होगा। ब्रॉड ऑन कितना है? माइनस डिस्पोजल कितना है? 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 35। फिर डिस्पोजल की डेट क्या है? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय कितना? 125। फिर एडिशन भी है। एडिशन की डेट क्या है? 1723 एडिशन। एडिशन कितने का है? 2 लाख का 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय टोटल कितना? ये हमारे पास 2023 के साल की डेप्रिसिएशन। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो साथ साथ कंफ्यूजन क्लियर करते जा रहे। अगले साल चले। अगले साल की जब हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 24, तो सबसे पहले हम करते हैं ब्रॉड ऑन माइनस। अगर हम उसकी डेट की बात करें तो वो बनेगी 1120। अब हमारे पास ब्रॉड ऑन कितना है? अब या तो अगर आप साथ साथ लेजर बना रहे हो तो वहां से देख लो, नहीं ब्रॉड ऑन का मतलब है इस टाइम आपके पास कितने एसेट्स मौजूद हैं। देखिए आपके पास जो एसेट हैं 5 लाख के टोटल थे पिछले साल के स्टार्ट में, जिसमें से 1.5 लाख का बेच लिया और 2 लाख के खरीद लिए। तो इस टाइम हमारे पास जो एसेट चल रहे हैं वो 5,50,000 माइनस जो बेचा उसकी कॉस्ट है 120,000। जो एसेट बेचते हैं उसकी कॉस्ट माइनस करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10%।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिस्पोजल की। डिस्पोजल की डेट क्या है? 31 मई। 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 5/12। फिर उसके बाद एडिशन। एडिशन की डेट क्या है? एडिशन है ही नहीं, फिर तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 48,000। ये हमारे पास 2024 के साल की डेप्रिसिएशन। अब पेपर में रिक्वायरमेंट क्या आती है इससे रिलेटेड? 5 सवाल टोटल किस इस स्टैंडर्ड में से पूछे जाते हैं। एक वो कहेगा जर्नल एंट्री पास करें, वो आपको एक क्वेश्चन देगा, उसकी जर्नल एंट्री आपसे पास करवा लो। एक क्वेश्चन वो आपको दे सकता है कि इसके लेजर बनवाएगा, वो हमने पढ़ ली। तीसरा सवाल आता है कि इसके एक्सट्रैक्ट बनाए। तीसरा सवाल क्या आता है? इसके एक्सट्रैक्ट बनाए। चौथा सवाल आता है इसके नोट्स बनाए। और पांचवा आता है इसकी डिस्कशन करें। डिस्कशन में क्या होता है कि कुछ वो गलतियां कर देता है जानबूझ के, हमने ठीक करनी होती है। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है कि ये गलती है, इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। 5 टाइप के क्वेश्चन है। तो जर्नल एंट्री सबसे आसान सवाल होता है, लेकिन जब भी पेपर में सवाल यानी जर्नल एंट्री ज्यादा आती है तो पेपर का रिजल्ट खराब होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस ही नहीं करते। हम कहते हैं जी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ लिए काफी है। वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये नहीं कि आती नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो हम हर सवाल जर्नल एंट्री के साथ करेंगे। पेपर में अगर आपकी आदत बन गई जर्नल एंट्री के साथ, तो अगर वो जर्नल एंट्री पूछे तो सॉल्यूशन लिख देना, और अगर जर्नल एंट्री नहीं पूछता तो उसको वर्किंग में जर्नल एंट्री लिख के फिर सॉल्यूशन बना लेना। ये आपकी अपनी मर्जी है, डायरेक्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर हम इसका डायरेक्ट लेजर बनाना चाहें, मैं एंट्रीज की तरफ नहीं जा रहा, वो कहता है लेजर बनाए, तो मैं अगर इसका डायरेक्ट लेजर बनाऊंगा तो मेरे पास सबसे पहले कौन सा लेजर बनेगा? कॉस्ट का लेजर। कॉस्ट अकाउंट भी कह सकता हूं और उसको पीपीई का लेजर भी, या अगर एसेट का नाम होगा तो वो नाम लिख दो 1/123 ब्रॉड। अब मैंने 2023 में अगर एसेट खरीदे हैं तो डेबिट, बेचे हैं तो। मैंने एक एसेट खरीदा है, किस डेट को? 1/7/23 को एसेट खरीदा और 31 अक्टूबर को बेचा। किस नाम से आएगा? क्लोज कर दूंगा। लेजर में सर ये डेट। हाँ जी, डेट लिखना। अगर वर्किंग कर रहे हो तो फिर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सोल्यूशन कर रहे हो तो फिर जरूरी है। तो हमारे पास ये 7 लाख आ जाएगा। तो 31 दिसंबर 23 यहां पर ईयर एंड की डेट आती होती है। इसी साल को आगे कंटिन्यू करेंगे तो 1/124 ब्रॉड ऑन 5 लाख। अब जाकर डेप्रिसिएशन की वर्किंग में चेक करके देख लेते हैं। आपने भी वहां पर ब्रॉड ऑन 5,50,000 ही लिया था। लोग यहाँ लेजर से ही आगे ब्रॉड ऑन लेते होते हैं, और कुछ लोग तो लेजर से ही अकाउंटिंग करते हैं, तो लेजर करने के बाद ही अकाउंटिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने कोई एसेट खरीदा तो नहीं था, लेकिन एक एसेट बेचा था 31 मई 24 को डिस्पोजल। क्लोज कर देंगे। तो 31 दिसंबर 24 कैरिड ऑन कितना आ गया? 4,30,00,000। ये हमारा पीपीई का लेजर तैयार हो गया, नॉन करंट एसेट का लेजर। इसके कई नाम है, कॉस्ट अकाउंट, पीपीई का लेजर, या अगर ये प्लांट या व्हीकल होता तो व्हीकल अकाउंट लिख देते, फिक्स्ड एसेट लिख सकते हो, ये सारे इसके नाम। अब हम बनाते हैं इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर के लिए
हमें डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी जरूरत पड़ती है। उसके दो मेथड है, एक तो नॉर्मल कर लो या सिंपल कटा वो पीआरटी के जरिए कर। तो अगर हम साथ ही उसके एक वर्किंग छोटी सी कर देते हैं, जो हमने एसेट बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख। हेडिंग देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। बड़ा आसान तरीका होता है इसका। बताओ खरीदा कब था, 2020 की डेट बताओ। पूरा साल बंद है तो 2020, 21, 22 और 23 के तो 10 महीने हैं। इसका मतलब है 3 साल 10 महीने। तो क्या वही फाइनेंस वाले मेथड से लिखना है, 3 + 10/12 कितना, 575। ये फार्मूला याद है ना? और वैसे भी जिसने 2 दफा पेपर दिया उसे ज्यादा याद होगा। एक दफा पेपर देने वाले को थोड़ा फिर भी कच्चा पक्का होता है, जो 2 दफा पेपर देता है। इसलिए सीए के पेपर में फेल होना कोई गुनाह या गलती नहीं है। बंदा फेल होता है वो ज्यादा पक्के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको अप्रिशिएट करो कि फेल होना चाहिए, लेकिन फेल होना बुरी बात नहीं। हाँ, फजूल पेपर में फेल नहीं होना चाहिए, I2B में फेल नहीं होना चाहिए, या BWCS में फेल नहीं होना चाहिए, वो उसका कोई है नहीं। लेकिन अकाउंटिंग में, QA में या आगे किसी अकाउंटिंग बंदा फेल हो जाए तो जब दोबारा पढ़ रहा होता है ना तो उसे और ज्यादा मजा आ रहा होता है। अच्छा, आपने वो पास कर, वो आपने दे चुका है मुझे लगता है। अब मैं फजूल पेपर कह दिया तो फिर बेग साहब नाराज ना हो जाए, तो मैं किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लेता। पेपर तो कोई भी फजूल नहीं होता। बेसिकली ये है कि थ्योरेटिकल पेपर ना दोबारा पढ़ना मुश्किल होता है, पैनिक हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल पेपर दोबारा समझ आता है। पहली दफा पढ़ के जो आप पास हो जाते हो और वो आपको थोड़ी बहुत समझ लगती है, मजेदार समझ दूसरी दफा ही लगती है। कभी पढ़ के देखना। चले, अब तो आपने कह दिया नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैंने पेपर का नाम ही लिया, सर का नाम ले लिया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल दूसरे साल वाला। हाँ जी, 1,20,000 उसकी कॉस्ट थी। 10%। अब ये लिखने का तरीका आपको पैटर्न आना चाहिए। देखिए साथ साथ पढ़ते जाओ, पेपर में भी आपको ऐसे लगेगा जैसे क्लास में बैठे हो, यानी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो। हाँ जी, 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय जिस साल खरीदा था, टाइम कोई मंथ थे या पूरा साल था, कितने महीने, 3, तो 3/12 लिख लो। प्लस फिर 2 साल है, 2 + 5/12। आप चाहो तो 8/12 भी कर सकते थे, फिर वो हमें सोचना पड़ता, ये सोचे बगैर हो जाता है। खरीदने वाले मंथ है तो मंथ लिख लो, वरना साल में काउंट कर लो। 32। हमारी ये 2 वर्किंग कंप्लीट करने पे ना IAS 16 का सवाल पूरा हो जाता है। अब वो हमसे एक्सट्रैक्ट पूछे, हमसे जर्नल एंट्री, लेजर, जो कुछ पूछेगा वर्किंग यही इस्तेमाल हो, बस प्रेजेंटेशन चेंज होनी है हर सॉल्यूशन की। चलें फिर अब आ जाए, लेजर बनाते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 123 ब्रॉड ऑल, 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन। वर्किंग नंबर 1 क्या देते हैं, 57। क्या डिस्पोजल भी था तब, 31 अक्टूबर 23 डिस्पोजल। उस डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी है, 57। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कितना आ गया ये, 267। तो 31 दिसंबर 23 कैरिड ऑन।
फिर अगले साल 1124 को हमारा जो ब्रॉड बनेगा वो बनेगा 2,10,000। अब दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग भी लिखेंगे नाम देके, कितनी आई थी? 48। और जो एसेट बेचा था डिस्पोजल के नाम से, अच्छा ये जो 31 मई 23 डिस्पोजल 32,000 आ रहा है, ये एंट्री कौन सी है भला? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल, डिस्पोजल वाली दूसरी एंट्री, तो जब हमने 4 एंट्रीज पढ़ी थी ना, उसमें जो दूसरी एंट्री है ये वो है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है। क्लोज कर दो 258,000। December 24 carried on, 226 ये हमारे पास लेजर बन गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब डिस्पोजल का लेजर बना ले। हाँ जी, किस डेट को पहला डिस्पोजल था? 31 20 पीपीई कितने का? उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 57। कैश एसओपीएल $22,500। ये हमारे पास पहले वाला डिस्पोजल आ गया। अब चाहो तो इसी लेजर के अंदर दूसरा डिस्पोजल भी एडजस्ट कर सकते हो बगैर हेडिंग दिए। 31 मई 24 पीपीई, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो बेचा कितने का था? एसओपीएल कितना आ गया? कितना? 48,000। ये हमारे पास डिस्पोजल के दोनों लेजर बन गए। ये है आपका टोटल सॉल्यूशन। लेजर्स, अगर वो लेजर्स हमसे पूछता है, लेजर बनवाता है हमसे, तो ये 3 लेजर बने। डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनता है बजाते खुद, वो इसी दिन मैं आपको बता दूंगा। वैसे मेन ये 3 लेजर होते हैं। उसके बाद हम बनाना, जो आज का हमारा टारगेट है, वो है एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सट्रैक्ट किसके बनते हैं? किसी भी क्वेश्चन या किसी भी स्टैंडर्ड के बन सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं कि आईए 16 का, आपका बैड डेट्स का क्वेश्चन हो, आपका एक्रूवल प्री पेमेंट का क्वेश्चन हो, आप लोगों का मतलब कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का क्वेश्चन हो, किसी भी, और आप लोगों ने पहले एक्सट्रैक्ट पढ़े भी हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक्रूवल एंड प्री पेमेंट के अंदर आप जब लिखते थे ना कि जी एसओपीएल में कितना चार्ज होगा और एसओएफई में कितना जाएगा, वो एक्सट्रैक्ट ही होते हैं। हमने हर क्वेश्चन में से ये एक्सट्रैक्ट करना है कि एसओसीआई में क्या क्या चीज जा सकती है इस सवाल में से, और एसओएफपी में क्या क्या चीज जा सकती है। तो रिक्वायरमेंट लिख लें ताकि उस रिक्वायरमेंट से हमें अंदाजा हो जाए कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है। वो कहता है एक्सट्रैक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
for the year ended 31st December 2024 with comparative. ये रिक्वायरमेंट है। एक्सट्रैक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2024 विद कंपैरेटिव। हाँ जी, रिक्वायरमेंट को देखें। सबसे पहले पूछा क्या है, एक्सट्रैक्ट। किसके एक्सट्रैक्ट पूछे? अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट पूछे तो दोनों लिख कर आएंगे, एसओपीएल का भी और एसओएफपी का। अगर वो पूछता सिर्फ एसओपीएल के एक्सट्रैक्ट तो सिर्फ एसओपीएल के लिखते। अगर वो एक्सट्रैक्ट पूछेगा एसओएफपी के तो सिर्फ एसओएफपी के लिखेंगे, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पूछेगा दोनों लिखेंगे। अब पूछ किस साल के रहा है और आगे क्या कह रहा है? अगर वो 2024 के पूछ रहा है तो हमने सिर्फ 2024 के बना ले। अगर वो कहता है विद कंपैरेटिव तो पिछले साल के भी बता ले। जिस साल के पूछे विद कंपैरेटिव तो उस साल के भी बनाएंगे और पिछले साल के भी बनाएंगे, और अगर वो कंपैरेटिव नहीं कहता तो फिर उस साल के बनाएंगे जिस साल के उसने पूछे। अब इसका मतलब है हमने एक्सट्रैक्ट 2024 का भी बनाना है और कंपेयर करना है किसके साथ? 2023 के साथ। तो सबसे पहले लिखें, फिर हेडिंग दे किस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपने पूरा लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 24। डेट हमेशा करंट ईयर की लिखनी है, डेट हमेशा करंट ईयर की। फिर नीचे आप लिख देना 2024 2023। 2024 लिखने का पैटर्न बिल्कुल ये रखना है, पहले करंट ईयर बाद में पिछले साल। वो 2022 21 20 भी कह सकता था, फिर इसी तरह से हमने लिखा। हाँ जी, अब आप क्या चीज बना रहे हो? एसओपी। आपने देखना है 2023 के साल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो एसओपीएल में जा सकती हैं। एसओपीएल में वैसे क्या जाता है? इनकम और एक्सपेंस। आपने हर साल देखना है इनकम कौन कौन सी रेज हुई है और एक्सपेंस कौन कौन से। 2023 में देखें, 2023 में हमें डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और एक लॉस ऑन डिस्पोजल है। बताओ इस दो के अलावा भी कोई 2023 में एक्सपेंस है? 2023 के साल के अंदर आप अपने लेजर में जाकर देख लें, एक हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है और एक हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल है। इसके अलावा 2023 में कोई और एक्सपेंस का जिक्र नहीं हुआ। ओके, तो आपने करना क्या है, यहां पर हेडिंग देनी है अदर एक्सपेंसेस की। एक लिखोगे डेप्रिसिएशन। 2023 की डेप्रिसिएशन कितनी थी और 2024 की? लॉस ऑन डिस्पोजल। 2023 में लॉस ऑन डिस्पोजल क्या था? 22,500। और 2024 में कितना था? ये आपका एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया विद कंपैरेटिव। ये कंप्लीट हो गया, यही था आपका एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट। ये है, क्या करना है? सिंपल, आपने अपने साल के अंदर देखना है कितनी इनकम और एक्सपेंस का जिक्र हुआ है। इनकम है तो अदर इनकम की हेडिंग देकर उसका नाम लिख देंगे, एक्सपेंसेस हैं तो अपने अपने नाम के साथ आ जाए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग एसओएफपीएल बना रहे होते तो अदर एक्सपेंस में ये भी तो आने थे ना।
डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आता है और लॉस ऑन डिस्पोजल। अब हम बनाते हैं S2FP का एक्सट्रैक्ट। तो बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, नेम, बल्कि इसको साथ ही इस साइड पे बना लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज एट, डेट कौन सी आएगी, करंट ईयर 2024 2023। तो सबसे पहले लिखेंगे पीटी किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, उसकी कॉस्ट आती है या उसकी बुक वैल्यू आती है। याद आया जब हम फाइनल अकाउंट का सवाल करते थे, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन आई कैप जो अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर जो प्रेजेंटेशन देता है ना, वो कुछ यूं देता है। वो पहले लिखता है कॉस्ट, फिर लिखता है लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर लिखता है नेट बुक वैल्यू। बताओ 2023, और ये डेट कौन सी होगी, ईयर एंड की डेट। डेट कौन सी लेनी है, ईयर एंड की डेट। तो पहले बताओ 2023 का कैरिड ऑन कितना है, कॉस्ट। सारे आपको पता ना, आगे कैरिड ऑन ही जाने हैं कितना। यहां पर ब्रॉड ऑन नहीं लिखना, यहां पर कितना कैरिड ऑन, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरिड ऑन कितना है। आप कहेंगे सर ये तो ब्रॉड ऑन है, कैरिड ऑन भी इस साल का वही है, 2,10,000 ब्रॉड ऑन भी है। अब लेजर देख लो जाके, 2023 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर देख लो, कितनी आगे अमाउंट 3, और फिर 2024 में कितना कैरिड ऑन है 430,000, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरिड ऑन कितना है 222, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 204। ये SOFP का भी एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस सवाल के अंदर कोई और एसेट या लायबिलिटी का जिक्र, एक ऐसा एसेट है जिसका जिक्र हो रहा है लेकिन वो एक्सट्रैक्ट में नहीं लिखते होते। कौन सा भला, कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैश भी तो लिखना चाहिए। कैश का क्योंकि बैलेंस कैरिड ऑन नहीं है ना हमारे पास, एसेट का तो कैरिड ऑन आ गया हमारे पास, लेकिन कैश का तो हमने पेमेंट तो लिख दी, लेकिन हमारे पास बच कितना गया, पहले कितना पड़ा था उसका कोई अंदाजा नहीं। एसेट का तो ब्रॉड ऑन गिवन था, तो इसलिए जिस चीज का कैरिड ऑन नहीं फाइंड कर सकते वो चीज इधर नहीं आए। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट है जनाब, स्टेटमेंट ये है। इस दोनों को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर दोनों में से कोई एक पूछे तो वही करके आना है, और पेपर में ऐसे नहीं कि आमने सामने नहीं करना, पेपर में ऊपर नीचे करना है, 2 पेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक्सट्रैक्ट की समझ लग गई। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट होता है कि इनकम और एक्सपेंस लिखने हैं, और एस2एफपी का एक्सट्रैक्ट होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज अगर है और इक्विटी अगर है तो वो लिखे। तो इसके अंदर सिर्फ एसेट थे तो हमने उसकी बुक वैल्यू लिखी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे। ये फाइनल अकाउंट में हम लिखते थे नॉन करंट एसेट के अंदर हर एसेट की कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्ट। तो ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। जो इसके नोट्स हैं वो लेजर ही की तरह होती हैं, बस प्रेजेंटेशन चेंज होती है। वो लेजर ही होता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज होती है। तो नोट्स क्योंकि एंड पे हमने करने हैं, तो अभी अगर हम करेंगे तो टाइम हमारा जाया होता जाएगा, मतलब बाद में करने ही है उनको, और सबसे ज्यादा टाइम ही उनको देना है। अभी अगर मैंने आपको समझाता हूं तो वो सिंपल बच्चों वाली बात है कि अगर मैं थोड़ा सा उसमें लिखूं तो उसमें क्या लिखते हैं, यहां पर कॉलम फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर एसेट का नाम लिखते हैं, यहां पर उसका ब्रॉडो लिखते हैं, फिर एडिशन लिखते हैं, फिर डिस्पोजल लिखते हैं,
और फिर कैरिड ऑन लिखते हैं। ये तरीकाकार होता है। फिर अगले साल का एडिशन लिखते हैं, डिस्पोजल लिखते हैं और कैरिड ऑन लिखते हैं। इस स्टेटमेंट फॉर्म में ना, एक कॉलम फॉर्म में हम हर एसेट का लेजर बना लेते हैं। ये लेजर ही बन रहा है ना, ब्रॉड ऑन प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल। तो इस ब्रॉड ऑन फॉर्म में इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल। लेकिन अभी हमने नहीं करना, क्योंकि बाद में जो इसके एंड है वो सिर्फ है ही स्केड्यूल के ऊपर, तो इसलिए हम टाइम सेव करते हैं। हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, WDV मेथड के ऊपर। अब ये समझ लग गई ना, स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए एसेट खरीदना, बेचना, जर्नल एंट्री पास करना, लेजर बनाने। WDV मेथड में सारा कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करने का तरीका चेंज है। एंट्री भी सेम, लेजर भी सेम। जो अमाउंट डेप्रिसिएशन की आएगी ना, वो स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट है। तो चलो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते। हाँ जी, इसका ओरिजिनल नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। और इस रिटर्न डाउन के तीन और भी नाम है, दो। रिटर्न डाउन वैल्यू बुक वैल्यू को भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू भी कहा जाता है। यानी जो लफ्ज WDV इस्तेमाल होता है ना, वो बेसिकली रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, बुक वैल्यू को कहते हैं। तो आप चाहे इसकी जगह बुक वैल्यू भी लिख लें, बुक वैल्यू मेथड। कैरिंग वैल्यू मेथड, या इसका एक नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ये सारे इसके नाम। सबसे ज्यादा इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डेप्रिसिएशन लेते वक्त रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। लेकिन पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि हालांकि बताया जाता है कि सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाहिद ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन लेते वक्त रेजिडुअल वैल्यू माइनस, जो मर्जी हालात हो जाए, जो मर्जी हो जाए। अब दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात, पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि हमने एक एसेट खरीदा है जिसकी कॉस्ट 5 लाख है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। %10 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक होगी बात? चले जी, जब हम पहले साल की डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे होंगे तो हम करेंगे 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट 10%, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? ये आ गई पहले साल की डेप्रिसिएशन। हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? ये तो 4,50,000 है, ये बुक वैल्यू भी है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी इसको कहते हैं, और कैरिंग वैल्यू भी इसको ही कहते हैं। तो दूसरे साल की जब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा तो 10% अब 5 लाख पे नहीं लूंगा, क्योंकि अगर 5 लाख पे ले लिया तो वो तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बन गया। अब मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है 450,000 4 लाख। अब जब भी डेप्रिसिएशन माइनस करता जाऊंगा, डेप्रिसिएशन लेता जाऊंगा बुक वैल्यू के ऊपर, तो ये हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
तो अगर तीसरे साल पर हम चलते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो 405। ये कब तक मैं डेप्रिशिएट करता रहूंगा? देखिए अगर मैं ये डेप्रिसिएशन करता जाऊंगा ना, ये सारी जिंदगी नहीं खत्म होगा, क्योंकि वो 0.000 में आंसर आता जाएगा, ये खत्म। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में ना एक दिन ऐसा आता है कि एसेट की बुक वैल्यू 0 हो जाती है, इसमें ऐसा कोई मकाम नहीं, इन्फिनिट लेवल के ऊपर जाकर 0 होगा भाई। तो क्या हमारा कोई एसेट ऐसा होगा कि जिसकी लाइफ इन्फिनिट हो? वो तो लैंड होता है, और लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। तो इसको फिर डेप्रिशिएट करेंगे जब इसकी बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी? 50,000। मतलब इसको हम डेप्रिशिएट करते जाएंगे, जैसे ही बुक वैल्यू 50,000 तक रह जाएगी, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू बच गई। और आपको पता है रेजिडुअल वैल्यू को डेप्रिशिएट नहीं करते। जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे डेप्रिशिएट लेते हैं? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, मतलब रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन लेते वक्त। तो इसकी भी जैसे ही रेजिडुअल वैल्यू बचेगी, एग्जैक्ट 50,000 तो नहीं आएगा, आप 51,000 में पहुंच जाते हो, 49, 4500, यानी कि 200 का, 500 का, 100 का, 50 का डिफरेंस रह जाए तो हम कहेंगे अब ये फुली डेप्रिशिएट हो गया, और दोबारा उसको डेप्रिशिएट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना टेस्ट होता नहीं, बल्कि आज तक हुआ ही नहीं, और बहुत सारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट का पता भी नहीं होता। वो सिंपल कहते हैं कि इसमें ना डेप्रिशिएट इन्फिनिट तक होता है। ऐसा नहीं है, कहां तक होता है? अप टू रेजिडुअल वैल्यू। जैसे उसकी बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाए, डेप्रिसिएशन लेना बंद कर देते। हाँ जी, आगे एक और इसी का एक देखते हैं कि इफ रेट इज नॉट गिवन, उसका एक फार्मूला बनता है, इफ रेट इज नॉट गिवन, इफ रेट इज नॉट गिवन, हमारे पास आ जाता है जनाब, रेट इज इक्वल टू 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1, जिसमें आर है रेजिडुअल वैल्यू, सी है कॉस्ट, और एन है यूजफुल लाइफ या टाइम, यूजफुल लाइफ या ये फार्मूला पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है ना, पीआरसी में भी पढ़ा हुआ है। किस चैप्टर में? इसके अलावा भी एक चैप्टर में पढ़ा हुआ, फाइनेंस के अंदर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूले को दिगड़ बिगड़ किया हुआ है। अगर आप अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला याद है ना, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे यहां से ना I फाइंड करके दे रेट। अगर आप इसमें I फाइंड करोगे तो सबसे पहले P को इधर लेकर जाओगे, S ओवर P इज इक्वल टू 1 प्लस n, इधर क्या आ जाएगा? 1 ओवर, पावर चेंज हो जाएगी ना, तो S ओवर P की होल पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू 1 प्लस, हमें I चाहिए, तो क्या करेंगे? 1 माइनस, अच्छा ये प्लस की जगह ना माइनस आता है, क्यों बोला? क्योंकि डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन में फ्यूचर वैल्यू कम हो रही होती है, बढ़ रही हो तो प्लस आता है 1 प्लस परसेंटेज, और कम हो तो 1 माइनस पर। तो यहां पर माइनस आएगा तो आई को इधर लेकर आ जाएंगे, तो 1 माइनस एस ओवर पी होल पावर 1 ओवर एन। अब आई की जगह लिख दें आर, एस की जगह रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू फ्यूचर वैल्यू होती है। कैसे पता चला? रेजिडुअल वैल्यू कब होती है? आज या लाइफ के बाद? लाइफ के बाद। सोचना आज होता है, होती वैल्यू फ्यूचर है। तो ये आपका जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अगर आपने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट सही तरह से समझ लिया तो समझो कि जो 30 मिनट का सवाल होगा वो आपका 15 मिनट में हो जाएगा, मतलब आधा टाइम आपका सेव कर लेगा। लेकिन ये वही है बात के पूरा समझ नहीं लगता बच्चों को, फिर वो टाइम बचाने के चक्रों में गलत कर बैठते। तो इसलिए मैं सिक्योरिटी के लिए दोनों मेथड करवाऊं। अगर आपको फार्मूला चल गया, आपका सही समझ लग गया, तो फिर सारी जिंदगी फार्मूला इस्तेमाल करते रहना,
और अगर फार्मूला आपके हाथ ना लगा तो नॉर्मल तरीका है, उसके साथ कर लेना। देखो जैसे अभी आपने किया ना, एक सवाल अभी जो आपने लिखा, मैं कहता हूं कि आपके पास है 8 लाख एसेट की कॉस्ट है, और मैं कहता हूं जनाब इसका जो रेट है वो है 8%, और मैं कहता हूं मुझे ना 4 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे। 4 सालों की करो जरा एक दफा, 4 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करो WDV मेथड के जरिए। 4 सालों की WDV मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन फाइंड करो। हो गया सर, हो गई। हो गया? हाँ जी, पहले साल की डेफिन कितनी आई? हमने 8 लाख का 8% लिया। ईयर 1 का आ गया 60, माइनस करके बुक वैल्यू कितनी आई? 36। फिर 8% लिया, कितना? 5 333। फिर कितनी बुक वैल्यू आ गई? 677। फिर ईयर 3 में 8%, 5 और 1 70। उसके बाद 622 950। फिर इसका 8% ले लेंगे, 49836। तो ये हमारे पास 4 सालों की डेप्रिसिएशन है। हो जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं, एकदम, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट फार्मूले में चले जाएगा ना तो फिर नॉर्मल तरीका समझ नहीं लगेगा। पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं, उसके बाद इसको फार्मूले के साथ भी करेंगे। अब आपने करना ही है कि कल जो क्वेश्चन करके आने हैं घर से, ये WDV मेथड हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, और जो लोग अभी तक पढ़ने का उनका दिल नहीं कर रहा, तो ये हम कौन सी गवर्नमेंट को मानते हैं? कल कौन से क्वेश्चन थे आपके? 9 और 10। तो कल आप लोग 11 और 12 करके आइएगा। जो लिखा हुआ है वो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा हुआ है, तो जर्नल एंट्री जो लिखा हुआ है वही कर लेना बस।
अब 9 10 की बजाय ना आप 11 12 की बजाय ना 13 14 कर लेना। 13 और 14, 11 12 रहने दो, 13 और 14 कर लो।